लेसन है आपका, ये क्लास 11 की सबसे पहली क्लास है और इस क्लास में हम सबसे पहले लेसन को देखने वाले हैं। इसमें रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, इसी लेसन पे जो है हम चर्चा करेंगे। ये हमारा पहला लेसन है, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान की परिभाषा या इसी को डेफिनेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, रसायन विज्ञान है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे रसायन विज्ञान होता क्या है, यानी रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान इसी को केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जो रसायन विज्ञान की परिभाषा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है। देखिए, रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की ही तो शाखा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, रसायन विज्ञान जो है, देखो रसायन विज्ञान क्या है। देखिए, जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी पदार्थ हम लोग जो है, हमारे इर्द गिर्द आप देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए तो आप पदार्थों से घिरे हुए हैं। कुछ नहीं तो कुर्सी, मेज, तख्त, दरवाजे या कहीं पर भी बाहर निकलिए तो बहुत सारे पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं। तो आप पदार्थों से घिरे हुए हैं। तो अब रसायन विज्ञान जो है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, पदार्थ। जो हमारे इर्द गिर्द जो भी पदार्थ दिख रहा है, पदार्थ के गुण, यानी वो पदार्थ के, उस पदार्थ का कौन सा गुण है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने मेज रखा हुआ है, तो मेज जो है वो किन चीज़ों से मिलकर, वो एक किसी न किसी पदार्थ से ही मिलकर बना होगा। तो पदार्थ के गुण वो जिस पदार्थ से मिलकर बना है उसका क्या गुण है। तो पदार्थों के गुणों, संगठन और वो किस तरीके से संगठित हुआ है, किस तरीके से बंधा हुआ है आपस में, किस तरीके से कंपोज हुआ है, संगठन तथा संरचना और उसका आकार क्या है, संरचना क्या है, तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों, यानी वो किस प्रकार से दूसरे में परिवर्तित हो रहा है, एक दूसरे से कैसे परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी इन सब का अध्ययन जो है हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे सपोज करिए, जैसे लकड़ी के उदाहरण से भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का निर्माण करेंगे। जैसे मान लीजिए मेज, कुर्सी, दरवाजे, बेड आदि, यानी इन सब का निर्माण हम भौतिक विज्ञान की सहायता से करेंगे। और ये जो बने हुए हैं मेज, कुर्सी, दरवाजे किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, ये लकड़ी से मिलकर बना है। लकड़ी का निर्माण ऊतक तथा कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, और
कोशिका और ऊतक और लकड़ी का अध्ययन हम जो है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। और फिर जो है ये कोशिका और ऊतक जो होते हैं किनसे मिलकर बने होते हैं? ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु जो होते हैं ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु जो होता है ये उपपरमाणविक कण से मिलकर बना होता है। तो इनका अध्ययन जो है लकड़ी और विभिन्न ऊतकों का अध्ययन हम वनस्पति विज्ञान में करते हैं। अब ये लकड़ी या हमारा जो भी कोशिकाएं हैं ये सब परमाणुओं, अणुओं और उपपरमाणविक कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनका अध्ययन जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। देखिए ये हमारा जो है आसपास हमारे जो पाए जाने वाला ये जो है पदार्थ है। मेज, कुर्सी, दरवाजे, बेड, ये सब क्या है? पदार्थ है। और इस पदार्थ का निर्माण हम भौतिक विज्ञान की सहायता से करते हैं। और ये पदार्थ जो होता है ये जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो ऊतक, कोशिकाओं यानी जिसे हम लकड़ी बोलते हैं, इन ऊतक और कोशिकाओं की सहायता से जो है ये हमारा पदार्थ बना होता है। और ये ऊतक कोशिकाओं का अध्ययन तो हम वनस्पति विज्ञान में कर लेते हैं। इसी प्रकार अब ये ऊतक कोशिकाएं जो है अणुओं, परमाणुओं तथा उपपरमाणविक कणों से मिलकर बने होते हैं। तो किसी पदार्थ की वह छोटी छोटी इकाइयां जिनसे वह निर्मित हुआ होता है उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। इसी प्रकार हमारे इर्द गिर्द जितने भी पदार्थ, जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं उन सब को हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत डिटेल में अध्ययन करते हैं। देखिए रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री, अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। कीमिया से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। कीमिया को मिस्र की भाषा में कीमिया को काला रंग से प्रदर्शित करते हैं, यानी काला रंग से सूचित किया जाता है। यानी कीमिया जो है काला रंग से सूचित किया जाता है। चूँकि मिस्र की जो मिट्टी थी वो काली थी। मिस्र की मिट्टी काली थी, तो मिस्र की मिट्टी जो है काली थी। और काली होने के कारण मिस्र को जो है कीमिया कहा जाता था। अब कीमिया जो है, कीमिया से ही केमिस्ट्री बना है। क्योंकि सबसे पहले केमिस्ट्री का विकास जो है, केमिस्ट्री का विकास का श्रेय मिस्र को जाता है। यानी केमिस्ट्री का विकास जो माना जाता है, सबसे पहले स्टार्टिंग का जो केमिस्ट्री का विकास माना जाता है वो मिस्र से ही लिया जाता है। तो मिस्र, अब चूंकि मिस्र की मिट्टी काली थी तो काली होने के कारण उनको कीमिया कहा गया। यानी मिस्र को जो है कीमिया कहा जाता था। अब कीमिया से ही जो है इस केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। केमिस्ट्री का विकास का श्रेय मिस्र को जाता है। अतः जिसके लिए
कीमियागरी, और इसी कीमियागरी को जो है केमिस्ट्री कहा जाता है। देखिए ये जो केमिस्ट्री जो हम लोग अंग्रेजी में केमिस्ट्री देखते हैं, इसी को कीमियागरी कहा जाता है। यानी कीमियागरी को ही केमिस्ट्री कहा जाता है, अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है, और मिस्र की भाषा में इसको कीमियागरी कहा जाता है। तो कीमियागरी ही केमिस्ट्री है। अब इसमें ये कीमियागरी कहाँ से आया? कीमियागरी कीमिया से आया है। यानी अब चूंकि कीमिया जो है ये मिस्र को श्रेय जाता है, तो मिस्र वासियों को कीमिया बोलते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ का रंग काला था, मिट्टी का रंग काला था। काला होने के कारण मिस्र वासियों को या मिस्र देश को जो है काले से प्रदर्शित करते थे, उसको कीमिया कहा जाता। मिस्र की जो कला थी, मिस्र की कला, जिसे हम कला को हम एप्टियन आर्ट, मिस्र की कला को हम एप्टियन आर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ की कला उस समय जो है बहुत ही उच्च शिखर पे थी। यानी उसकी कलाएं जो है उच्च शिखर पे होने के कारण सबसे ज़्यादा जो विकास जो केमिस्ट्री का देखने को मिलता है वो मिस्र में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिला उस समय। तो मिस्र वासियों को का रंग, वहाँ का रंग काला था, तो काला से उनको कीमिया कहते थे, और कीमिया से जो है उनको कीमियागरी कहा गया। यानी जब उसका केमिस्ट्री का विकास होने लगा तो उसे कीमियागरी, और कीमियागरी से ही केमिस्ट्री का जो है निर्माण हुआ है। प्राचीन काल में केमिस्ट्री एक कलाकारी थी, यानी कलाएँ थीं, और इसी कलाएं में जो मिस्रवासी थे वो अपने कलाएं जो है, विभिन्न कलाएं जो है क्या करते थे, तो इन्हीं कलाओं को जो है सबसे पहले जो है एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है रॉबर्ट बायल को जाता है। इन्हें जो अलग विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट बायल, यानी केमिस्ट्री विषय को कला में से निकाल करके एक नए अलग विषय में के रूप में देखने का श्रेय जो है, अलग करने का श्रेय जो है रॉबर्ट बायल को दिया जाता है। जब रसायन शास्त्र का उदय हो रहा था, रसायन शास्त्र का उदय हो रहा था, यानी जब रसायन शास्त्र का उदय हुआ, स्टार्ट हो रहा था, तो उस समय जो लेवासियर थे, उदय के समय महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थापना करने के कारण, देखिए रसायन शास्त्र का जो उदय हुआ, उदय के समय जो है महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थापना करने के कारण लेवासिये को रसायन शास्त्र का जनक, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। देखिए जब केमिस्ट्री का उदय हो रहा था, विकास हो रहा था, तो रसायन शास्त्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है सबसे पहले जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो लेवासियर थे। और लेवासिये जो है बहुत ज़्यादा इनका जो निष्कर्ष था, महत्वपूर्ण प्रयोग था, उस प्रयोग को इन्होंने व्यवस्थित ढंग से रिप्रेजेंट दिया, जिसके कारण इन्हें रसायन शास्त्र का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट
कहा जाता है। देखिए वैसे तो रसायन विज्ञान के उदय तथा उनके कालक्रम को जो है कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, फिर भी जहाँ से इनका उदय के बारे में जो साक्ष्य प्रस्तुत हुआ है वहाँ से अब तक के जो कालक्रम है उनको कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। रसायन विज्ञान का उदय का हम जो है संक्षिप्त इतिहास, रसायन विज्ञान के उदय और इसके संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे। ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, हिस्ट्री, हिस्ट्री जिसे हम ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री या ब्रीफ हिस्ट्री के नाम से कहते हैं। अब इनका जो इतिहास जो देखने को मिलता है, कालक्रम, कालक्रम प्राचीन काल, और यह इनका प्राचीन काल 350 ईस्वी तक के पहला काल जो है वो प्राचीन काल है। ये 350 ईस्वी तक का माना जाता है। इसका एक दूसरा नाम है, इस काल को एंशिएंट पीरियड भी कहा जाता है, यानी प्राचीन काल को एंशिएंट पीरियड भी कहते हैं। दूसरा जो इनका काल है, अब ये 350 ईस्वी तक था, तो 350 ईस्वी से लेकर के 1500 इसका काल, ईस्वी का काल, एप्टियन पीरियड, यानी जो 350 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक का जो काल है उसे हम एप्टियन पीरियड के नाम से जानते हैं। इनका जो अगला है 1500 ईस्वी से लेकर के 50 ईस्वी का काल, यानी अगला जो इनका कालक्रम है वो 1500 से लेकर 1650 ईस्वी का काल। इस काल का जो नाम है एट्रो केमिस्ट्री पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो इनका काल है जो 1650 ईस्वी से लेकर के 1744 ईस्वी का काल, द फिलोजिस्टन पीरियड। देखिए 1650 से 1744 ईस्वी का काल जिसे हम द फिलोजिस्टन पीरियड कहते हैं। इनका अगला जो काल था 1700, देखिए 1744 यहाँ तक था, 1744 के पश्चात, भाई इससे पहले का यहाँ पे है, इससे के पश्चात, और इसी को आधुनिक काल कहा जाता है। देखिए इस केमिस्ट्री का जो कालक्रम है, ये कालक्रम जो है 5 भागों में बांटा गया। पहला है प्राचीन काल, जिसको हम 350 ईस्वी तक मानते हैं, और इससे पहले यानी 3000 ईस्वी से लेकर के 350 ईस्वी तक का माना जाता है, जिसे हम एंशिएंट पीरियड कहा जाता है। और अगला जो है 350 से लेकर के 1500 ईस्वी तक का जो समय है उसको एप्टियन पीरियड कहा गया। और फिर 1500 से 1650 ईस्वी का जो काल है उसे हम एंट्रो केमिस्ट्री पीरियड कहा गया। अगला जो 1650 से 1744 ईस्वी का काल है द फिलोजिस्टन पीरियड कहा गया। और अगला जो इनका काल है 1744 ईस्वी के पश्चात आधुनिक काल कहा गया, जो कि आज तक जो है आधुनिक काल चल रहा है। अब इसमें हम बारी बारी करके सबके मेन बिंदु क्या थे या मेन बातें क्या हैं इनको हम देखेंगे। देखिए प्राचीन काल में जो है प्रथम पुस्तक लिखी गई, प्रथम पुस्तक लिखी गई, यानी रसायन विज्ञान की जो है प्रथम पुस्तक जो है जो रसायन विज्ञान की मिलती है वो प्राचीन काल में ही लिखी गई, जो मिस्र की
कलाओं पर आधारित थी। यानी जो ये पुस्तक थी वो किस पर आधारित थी? मिस्र की कलाओं पर आधारित थी। और मिस्र की कलाओं को एप्टियन आर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी जो कलाएं थी वो किस पर आधारित थी? जो मिस्र की कला थी वो किस पर आधारित थी? जैसे धातुकर्म, पेंटिंग, किण्वन आदि। देखिए जो उस समय मिस्र में प्राचीन काल में जो मिस्र में कलाएं जो चिर परिचित थी, जैसे पेंटिंग थी, धातुकर्म था, किण्वन था, ये सारी कलाएं जो है मिस्र में उस समय मौजूद थी, जिसके कारण सबसे जो प्रथम पुस्तक जो लिखी गई थी प्राचीन काल में एप्टियन आर्ट्स के नाम से, उसमें ये सब कलाएं जो कलाओं की इस बुक में जो है ये सब देखने को मिलता है। इस काल में जो रसायन विज्ञान कहाँ कहाँ पर विकसित हो रहा था? तो चीन, भारत, मिस्र तथा यूनान में विकसित हुआ। देखो जो प्राचीन काल में ज़्यादातर जो रसायन विज्ञान का विकास हो रहा था, चीन, भारत, मिस्र तथा यूनान में ज़्यादातर जो है प्राचीन काल में जो है रसायन विज्ञान का विकास हुआ था। फिर 350 तथा 1500 ईस्वी का जो काल था एप्टियन आर्ट्स, देखिए इस समय में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ था, रसायन विज्ञान का जो विकास हुआ था एप्टियन पीरियड में, वो मिस्र में हुआ था। सबसे ज़्यादा विकास जो है मिस्र में हुआ था। और मिस्रवासियों को एप्टियन कहा जाता था और वहाँ की कला चूंकि उच्च स्तर तो एप्टियन आर्ट्स कहा गया। तो केमिस्ट्री का जो विकास हुआ था वो सबसे ज़्यादा मिस्र में हुआ था और मिस्र में होने के कारण मिस्र को जो है एप्टियन कहा जाता है। एप्टियन कहा जाता है और इसीलिए इस काल का नाम जो है एप्टियन पीरियड कहा गया। देखिए इस समय इस काल में मिस्रवासी का ध्यान जो था वो दो खोजों पर था। देखिए जो मिस्रवासी थे इस काल में जो है मिस्रवासी दो खोजों पर लगे हुए थे। एक तो वे दवा बना रहे थे, ऐसी दवा जिसे पीने से व्यक्ति जो है अमरत्व प्राप्त कर ले, यानी व्यक्ति पी ले और हमेशा के लिए वो अमर हो जाए। और दूसरा जो उनका ध्यान था वो ऐसे पत्थर की तलाश में थे जिस पर तांबा, जिंक आदि को अगर रगड़ा जाए, यानी जो एक तांबा, जिंक, कॉपर इनको अगर रगड़ा जाए तो वह सोने में परिवर्तित हो जाए। देखिए ये मिस्रवासियों की ये जो दोनों खोजें थी, ये दोनों खोजें निरर्थक सहायक हुई जब इसमें कुछ इनको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इस समय मिस्र में जो है इन दोनों खोजों पर ये विशेष ध्यान दे रहे थे। तो ये 350 और 1500 ईस्वी का जो समय था, इसीलिए इसे एप्टियन पीरियड कहा गया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विकास जो है मिस्र में ही हुआ था। अगला है एट्रोकेमिस्ट्री पीरियड 1500 से 1650 ईस्वी का जो काल है। इसमें मुख्य जो है देखिए इस काल में चिकित्सा रसायन का अध्ययन, देखिए चिकित्सा रसायन का अध्ययन जो है इसी काल में प्रारंभ हुआ। इससे पहले जो है चिकित्सा रसायन का अध्ययन नहीं पता था, लेकिन इस काल में जो है चिकित्सा रसायन का अध्ययन किया गया। पहली मेन बात ये थी काल में स्टार्ट हुआ। और दूसरा जो था रॉबर्ट बायल जो थे, बायल ने महत्वपूर्ण मात्रात्मक निष्कर्ष
महत्वपूर्ण मात्रात्मक निष्कर्ष प्रतिपादित किया। देखिए रॉबर्ट बायल ने महत्वपूर्ण मात्रात्मक निष्कर्ष जो है प्रतिपादित किया, जिसके कारण रसायन विज्ञान को अलग शाखा के रूप में प्रतिस्थापित किया। देखिए इसमें जो है दो बातें मेन है, एक तो चिकित्सा रसायन का स्टार्ट जो है अध्ययन जो है इसी काल से माना जाता है, और दूसरा रॉबर्ट बायल ने महत्वपूर्ण मात्रात्मक निष्कर्ष जो है दिया था, और इसी निष्कर्ष के आधार पर रॉबर्ट बायल ने रसायन विज्ञान को अलग शाखा के रूप में जो है प्रतिस्थापित किया था। अब अगला जो काल है 1650 से 1744 ईस्वी का काल, जिसे हम द फ्लोजिस्टन पीरियड कहा जाता है। तो फ्लोजिस्टन पीरियड क्यों कहा जाता है? इस काल में एक अवधारणा थी। इस काल में ये 1744 और 1650 ईस्वी के बीच में एक अवधारणा थी। इसी पदार्थ को जलाने पर एक पदार्थ निकलता है, होता है जिसे फ्लोजिस्टन कहा जाता है। यानी इस काल में एक अवधारणा थी कि अगर हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें से एक पदार्थ अवमुक्त होता है, जिसे हम फ्लोजिस्टन कहते हैं। तो इसी फ्लोजिस्टन अवधारणा के कारण इस काल को जो है द फ्लोजिस्टन पीरियड कहा जाता है। फ्लोजिस्टन की बात थी, ये अपने विरोधाभास के कारण जो है ये इसी काल में जो है समाप्त हो गई। तो इसी फ्लोजिस्टन मेन बात होने के कारण जो है ये फ्लोजिस्टन पीरियड कहा गया। रसायनक थे जैसे कैवेंडिश, सीले आदि, यानी ये कैवेंडिश, सीले, प्रिस्टले आदि ये साइंटिस्ट जो है इसी फ्लोजिस्टन पीरियड के साइंटिस्ट थे, और भी अन्य साइंटिस्ट थे। अगला काल है 1744 ईस्वी के पश्चात, यानी इसके पश्चात का मतलब आज का, इसी को आधुनिक काल कहा गया। ये आज का जो समय है ये सब आधुनिक काल के अंतर्गत है। इसलिए इसके पहले का समय जो था इसको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया। 1744 ईस्वी के पश्चात जो है रसायन शास्त्र में बहुत सारे जो है व्यापक जो है खोजें हुई। इस काल का जो प्रारंभ हुआ है वो लेवासिये के प्रयोगों से माना जाता है। देखिए जो आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है वो लेवासिये के प्रयोगों से माना जाता है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट कहा जाता है। देखिए जो आधुनिक काल का प्रारंभ है वो लेवासिये के प्रयोगों द्वारा माना जाता है, और इन्हीं के प्रयोग के बाद के समय जो है होने के कारण लेवासियर को ही फादर ऑफ केमिस्ट कहा जाता है। देखिए लेवासियर का जो उस समय मेन प्रयोग था वो दहन की अभिक्रिया की व्याख्या। देखिए लेवासियर का जो प्रयोग था वो दहन की अभिक्रिया की व्याख्या उन्होंने की थी, और उन्होंने ही द्रव्य की अविनाशता का सिद्धांत। देखिए जो लेवासियर थे, लेवासियर ने जो है दहन की अभिक्रिया की जो है व्याख्या उन्होंने ठीक ढंग से की, तथा जो है द्रव्य की अविनाशता का सिद्धांत जो है लेवासियर ने दिया था। इन्हीं सब प्रयोगों के कारण जो है लेवासियर को जो है फादर ऑफ केमिस्ट
कहा जाता है। क्रम को वर्गीकृत किया गया है। ये प्राचीन काल है जो 350 ईस्वी तक का समय है, जिसे एंशिएंट पीरियड कहा गया। इसमें सबसे पहले रसायन विज्ञान पर जो है पुस्तक लिखी गई थी और ये पुस्तक जो है एप्टियन आर्ट्स के नाम से प्रसिद्ध हुई। और जिसे इस पुस्तक में जो मेन बात थी उसमें जैसे धातुकर्म, पेंटिंग, किण्वन, ये सारी इस प्रक्रियाओं पर जो है ये पुस्तक आधारित थी। इस काल में जो है केमिस्ट्री का जो ज़्यादातर विकास हुआ वो चीन, भारत, मिस्र तथा यूनान के देशों में जो है इसका विकास माना जाता है। अगला जो इनका काल था 350 ईस्वी से 1500 ईस्वी का जो समय था, इसको एप्टियन पीरियड कहा गया। एप्टियन पीरियड क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय में जो है सबसे ज़्यादा जो रसायन विज्ञान का विकास हुआ था वो मिस्र में हुआ था और मिस्र को एप्टियन कहा जाता था, इसीलिए इस काल को एप्टियन पीरियड कहा गया। अब जो मिस्रवासी थे उनका जो दो विशेष खोजों पर विशेष बल उस समय दिए थे। पहली खोज ये थी वो ऐसी दवा बना रहे थे जिससे अमृत की प्राप्त की जा सके, और दूसरी उनकी जो खोज कर रहे थे वो है ऐसे पत्थर की तलाश कर रहे थे जिस पर हम तांबा, कॉपर, जिंक को रगड़ा जाए तो वह सोने में परिवर्तित हो जाए। फिलहाल ये दोनों खोजें इनकी निरर्थक हुई, जिस पर ये जो है निष्कर्ष नहीं मिला, यह खोज इनकी दोनों असफल रही। अगला जो काल है वो 1500 से 1650 ईस्वी का माना जाता है। इसमें इंट्रा केमिस्ट्री पीरियड कहा जाता है। इस काल में हिस्सा रसायन का जो अध्ययन जो है इसी काल में प्रारंभ माना जाता है। इस काल में रॉबर्ट बायल ने अपना जो है मात्रात्मक निष्कर्ष दिया, प्रतिपादित किया था, जिसके कारण रसायन विज्ञान को अलग शाखा के रूप में प्रतिस्थापित करने का श्रेय जो है दिया जाता है। अगला जो काल है इनका 1650 से 1744 ईस्वी का, इसको द फ्लोजिस्टन पीरियड कहा जाता है। फ्लोजिस्टन पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में एक अवधारणा थी कि अगर हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसके जलाने से जो है फ्लोजिस्टन उत्पन्न होता है। फिलहाल ये अवधारणा ही रह गई और ये जो है ये अवधारणा इसी काल में ही समाप्त हो गई। अब ये अवधारणा होने के कारण इसको फ्लोजिस्टन पीरियड कहा गया। अब इसमें कुछ साइंटिस्ट उस समय जो ज़्यादा प्रयोग में थे, कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कैवेंडिश थे, सीले थे, प्रिस्टले थे, तो ये सब उसी समय के यानी इसे फ्लोजिस्टन पीरियड के जो है साइंटिस्ट है। अगला जो काल है 1744 ईस्वी के बाद का समय, यानी अब तक का जो समय है, ये इसी को आधुनिक काल कहा गया है। आधुनिक काल कहाँ से स्टार्ट माना जाता है? आधुनिक काल जो है लेवासियर के प्रयोगों के द्वारा ही माना जाता है। लेवासियर जो थे दहन की जो अभिक्रियाएं होती हैं उस अभिक्रिया के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर जो है निकाले थे। इन्होंने लेवासियर ने ही द्रव्य का अविनाशता का नियम जो है दिया था। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण निष्कर्षों के कारण जो है लेवासियर को फादर ऑफ केमिस्ट कहा जाता है। तो ये तो इनका था कालक्रम। आगे हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जो अगली हेडिंग है वो है रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी रसायन विज्ञान को कितने शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। देखिए इनकी जो प्रमुख शाखा है, पहला है अकार्बनिक रसायन। इसी अकार्बनिक रसायन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। दूसरी जो इनकी शाखा है वो कार्बनिक रसायन, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। अगली जो इनकी शाखा भौतिक रसायन, हम फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अगला है विश्लेषिक रसायन,
जिसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अगला है इनका औद्योगिक रसायन। रसायन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अगला है जैव रसायन, जिसे हम बास्टे के नाम से जाना जाता है। अगला है कृषि रसायन, जिसे हम एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। देखिए ये इनके कुछ मेन है, वैसे तो इनकी बहुत सारी शाखा अधिक शाखाएं हैं, लेकिन ये मेन शाखाएं हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जो है जानकारी लेंगे। वैसे तो बहुत शाखाएं हैं, लेकिन ये मेन शाखाएं हैं जिसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। देखिए जानकारी लेंगे। देखिए पहला है अकार्बनिक रसायन। देखिए अकार्बनिक रसायन में सभी तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए अकार्बनिक रसायन में जितने भी तत्व होते हैं या जो भी यौगिक होता है, जो भी आप केमिस्ट्री में देखते हैं, सभी के बारे में तत्वों और यौगिकों, जो भी पीरियोडिक टेबल में आपने 118 एलिमेंट्स देखे गए हैं, तो सभी एलिमेंट, सभी तत्वों और जो भी यौगिक होते हैं, इन सब का अध्ययन जो है अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। कार्बन के यौगिक को छोड़कर, देखिए कार्बन का भी अध्ययन इसमें करते हैं, यानी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें कार्बन का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन जो कार्बन के यौगिक होते हैं उन यौगिकों को छोड़ करके बाकी सभी तत्वों का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। तो कार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन करते हैं? देखिए कार्बनिक रसायन में केवल कार्बन के, देखिए कार्बनिक रसायन में केवल कार्बन के यौगिकों का ही अध्ययन किया जाता है। यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए कार्बनिक रसायन में केवल कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है और अकार्बनिक रसायन में जो है सभी तत्वों और यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, केवल कार्बन के यौगिकों को छोड़कर। अगला है भौतिकी रसायन में रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। देखिए जो भौतिक रसायन है, फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें कौन से नियम है, कौन से नियम लागू होते हैं, तो उनके नियमों एवं सिद्धांतों, जो भी सिद्धांत होते हैं, इन सब का अध्ययन जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। अगला है एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखिए इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री में पदार्थों की पहचान करना, पहचान करने के बाद उसकी मात्रा का निर्धारण एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। जैसे जो भी एलिमेंट्स हैं तो उनसे, जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं, यौगिक होते हैं, तो किसी यौगिक में कितने मात्रा में कौन सा एलिमेंट उपस्थित है, इन सब का अध्ययन जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। यानी पदार्थों की पहचान करना कि इसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं तथा वो कितनी मात्रा में है, उन सब का अध्ययन जो है इस एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। अगला है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में औद्योगिक आते हैं, यानी कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ को, देखिए पदार्थों को बड़े पैमाने
निर्माण करने तथा विधि एवं अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। देखिए जो पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ है, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, चाहे कोई ऐसे ही दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं, तो कोई भी पदार्थ जो है उस वस्तु का बड़े पैमाने पर बनाना और उसको जो है निर्माण करने की जो विधि होती है या उसमें क्या क्या अभिक्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, उन सब का जो है अध्ययन जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। अगला है बायोकेमिस्ट्री। देखिए बायोकेमिस्ट्री में जो जीवधारी होते हैं, जीवधारियों में होने वाली अभिक्रियाओं, देखिए जो जीव जंतु होते हैं, जीवधारी होते हैं, जीवधारियों में होने वाले, देखिए बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जीवधारियों में जो होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या जो भी क्रियाएं होती हैं जीवों में, जंतुओं में, इन सब का जो अध्ययन होता है, इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन जो है बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। अगला है कृषि रसायन। इसमें कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो इनकी प्रमुख शाखाएं हैं। देखिए अकार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिकों को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका अध्ययन किया जाता है। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक में जिनको छोड़ा जाता है केवल उन्हीं का अध्ययन जो है कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो है जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उन सभी नियमों और सिद्धांतों को जो है बनाने में या नियम और सिद्धांत का जो अध्ययन होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। अगला है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस किया जाता है। जो भी पदार्थ होते हैं, कोई भी यौगिक है तो यौगिक में कौन सा पदार्थ कितना इन्वॉल्व है तथा वो उसकी मात्रा कितनी है, इन सब का निर्धारण जो है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। अगला है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देखिए जो बड़े पैमाने पर जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं तो वो कैसे बनाई जाएं, उसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, तो ये इन सब का अध्ययन जो है हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। अगला है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री देखो जो जीव जंतुओं में जो भी पदार्थ इन्वॉल्व होते हैं, जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, इनके पदार्थों का अध्ययन, वो उन पदार्थों में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, वो पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इन सब का अध्ययन, यानी जीवधारियों में जितनी भी अभिक्रियाएं होती है, जो भी क्रियाएं होती हैं, इन सब का अध्ययन जो है बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। अगला है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जो कृषि से संबंधित जो भी रसायन जैसे खाद है, कृषि से संबंधित जितने भी अध्ययन होते हैं, ना भी अध्ययन होता है वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। तो ये मेन इनकी शाखाएं हैं। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं लेकिन मेन इतना जानना आवश्यक है। अगला जो टॉपिक है रसायन विज्ञान का महत्व। हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, यानी कौन कौन से महत्व जो है रसायन विज्ञान के क्या महत्व है, हमको जो है ये हमारे उपयोग में आते हैं। तो रसायन विज्ञान का जो महत्व है, पहला महत्व जो दिया गया है वो है खाद्य पदार्थों तथा उनके संरक्षण में। देखिए जो रसायन विज्ञान का पहला महत्व है खाद्य पदार्थों तथा उनके संरक्षण में। देखिए खाद्य पदार्थ, देखिए भोजन के रूप में बहुत सारे रसायन की ही देन है। जैसे आप देख रहे हैं सैकरीन है, सैकरीन, एथिल अल्कोहल, सिरका आदि बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें जो है रसायन विज्ञान की ही देन है, जो सिरका के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिरका
एल्थिल अल्कोहल भी लोग जो है प्रयोग करते हैं, सैकरीन है जो मिठास के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सब रसायन विज्ञान की ही देन है। अगला है कृषि क्षेत्र में देखिए रसायन विज्ञान के कृषि क्षेत्र जैसे DAP, NPK, विभिन्न प्रकार के उर्वरक खादों जैसे DAP, NPK, यूरिया, विभिन्न कीटनाशक जैसे DDT, गैमेक्सिन या बहुत सारे खरपतवार नाशक दवाओं की खोज जो है कृषि के क्षेत्र में जो है ये रसायन विज्ञान की ही देन है। अगला है औषधियों के क्षेत्र में देखिए औषधियों के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का जो है बहुत चमत्कारिक जो है उपयोग देखने को मिलता है। देखिए इसमें विभिन्न रोगों के इलाज में दवाओं के विभिन्न रोगों के इलाज में दवाएं, जितनी भी दवाएं हैं ये सब रसायन विज्ञान की ही देन है। अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में रसायन विज्ञान की बहुत ही देन है। जो नए नए रोग आ रहे हैं इन नए नए रोगों का परीक्षण करने में जैसे CT स्कैन, एक्सरे, MRI, ये सब जो है रसायन विज्ञान की ही देन है। अगला जो है दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में देखिए जो रसायन विज्ञान का इस क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे प्लास्टिक है, चेयर है, या जो हमारे दैनिक जीवन बॉटल है, इन सब का निर्माण जो है जो हमारे दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं, बहुत सारे बहुलक जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन बहुलक के द्वारा, इसी तरीके से बहुत सारे जो हमारे दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं ये सब रसायन विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। जैसे पॉलीथीन संश्लेषित रेशे, फाइबर आदि। देखिए जो दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं इनके निर्माण में जो है रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।